हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं CS कुंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के लिए। जैसा कि समय समय पे आप सभी से मैं रूबरू होते रहता हूं वह तमाम सारे अपडेट्स को लेकर के, तो पिछले कुछ दिनों से जो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी आ रहा था कि माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी होती है, कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है, क्या इसमें RBI से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है, इसको रजिस्ट्रेशन कराने में खर्चे सर कितने आते हैं, टाइम कितना लगता है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ती है, उसके बाद है कि इसमें जनरली फीस क्या लगता है। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का काम करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वो इस तरह का काम नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक इसको वॉच करेंगे। डेफिनेटली माइक्रो फाइनेंस कंपनी से संबंधित जो आपके डाउट होंगे आज के इस सेशन के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके संदर्भ में तो आप हमको अपने रिप्लाई के माध्यम से या आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होती है और इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी की अगर बात करें, अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी है, राइट। दो कैटेगरी का क्या मतलब है ना। इस दो कैटेगरी का पहला मतलब ये है कि एक में हमको RBI से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर RBI से अप्रूवल लेते हैं तो ये सिमिलर टू NBFC होता है, ये जस्ट NBFC जैसा होता है, लेकिन मैं इसको NBFC नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर टू NBFC होता है। तो एक माइक्रो फाइनेंस वो कंपनी होगी जिसमें हमको RBI की अप्रूवल लगेगी और RBI से क्या करेंगे हम अप्रूवल लेकर के उसके माध्यम से फिर हम कंपनी बना के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम RBI से अप्रूवल लेकर के माइक्रो फाइनेंस अगर कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है ना, खास करके जिस मुद्दे पे क्लाइंट को जानना होता है वो ये है कि इस माध्यम से जनरली आपको जो खर्चा आएगा, है ना, आप मान के चलिए कि आपको लगभग 5 लाख रुपए के आसपास आपको खर्चा लग जाएगा इसमें, ठीक है, लगभग, है ना। और अगर इन फ्यूचर अगर आप इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी को अगर आप NBFC में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप उसको NBFC बनाना चाहते हैं, फर्दर आपको मान के चलिए आप 3 से 4 लाख रुपए आपको फिर से लग जाएंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम RBI के अप्रूवल के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाते हैं तो प्राइमा फेसी इसमें जो चीजें निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि इसमें जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। दूसरा है कि आप जानते हैं कि RBI के जो नॉर्म्स है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, स्ट्रिक्ट है ना। उन सब चीजों को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर टाइम की बात करें, अगर इसकी बात अगर हम टाइम को लेके करें तो आप मान के चले इसमें 3 से 4 महीने का टाइम इसमें आपको लग जाता है। 3 to 4 मंथ्स इसमें टाइम आपको लग जाते हैं जब आप RBI के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा जो अपना टाइप है माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर दूसरे टाइप से अगर हम कंपनी बनाना चाहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो इसमें क्या होगा। ये दूसरा वाला जो स्कोप है इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, है ना, ROC कहें हम, इनके अप्रूवल के माध्यम से, समझिएगा बातों को। यानी कि दूसरा जो हम कंपनी बनाएंगे माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के लिए वो कैसे बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर और ROC, है ना, इनके अप्रूवल के माध्यम से हम क्या करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे और उस सेक्शन 8 कंपनी में हम क्या करेंगे, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी को डालेंगे। अच्छा, अब जैसे ही हम सेक्शन 8 यहां पे कोट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगेगी। जो लोग नहीं जानते हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है और अगर उनका जो सरप्लस है, मतलब मान लेते हैं कि हमारा साल भर का खर्चा वर्चा जब हम एक बार कैलकुलेट किए, यानी कि साल के बाद जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बना रहे हैं उस समय अगर हमारा जो खर्चा है वो कम है, हमारा इनकम ज्यादा है, तो जो सरप्लस होते हैं, यानी कि नॉर्मल केस में इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, बट लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का क्योंकि उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है तो इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया जाता है गेन एंड सरप्लस। ओके, तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में जो भी गेन होता है
या जो सरप्लस होते हैं, राइट, जो गेन होता है और जो सरप्लस होता है, उस गेन और सरप्लस को जिस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है उसी पर्पस के लिए यूज करना होता है, मैंडेटरी है। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल के माध्यम से सेक्शन 8 कंपनी बनाकर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस एक्टिविटी अगर करते हैं, यानी कि माइक्रो फाइनेंस अगर हम करते हैं, अगर माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं, वर्ड बिजनेस यूज करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए हम इस केस में वर्ड बिजनेस यूज नहीं करेंगे। हम क्या बात करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के लिए हम सेक्शन 8 के माध्यम से कंपनी बना सकते हैं। प्राइमा फेसी इस कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, लेकिन इसमें जो सरप्लस और जो गेन होंगे, साल भर जो हम हिसाब किताब करेंगे, इसका जो गेन होगा हम उस कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए उस सरप्लस और गेन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो सरप्लस और गेन सर कहां से होगा? लाजमी है कि हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो इस कंपनी का क्या काम होगा? इस कंपनी का काम होगा लेंडिंग करना, लोन देना, और नाम है माइक्रो, यानी कि छोटा मोटा लोन देना। तो जब माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी हम करते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो मेन इनकम का जरिया होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। हमारा इनकम कहां से आएगा? इंटरेस्ट से आएगा। तो यही इंटरेस्ट अपना इनकम होगा और इस इंटरेस्ट में से हम तमाम सारे खर्चे को माइनस करेंगे, ठीक है, और इसको घटाने के बाद जो हमारा सरप्लस होगा, गेन होगा, वो हमारे लिए क्या करेगा? सरप्लस और गेन होगा। फिर उस गेन और सरप्लस को हम अपने उस एक्टिविटी में क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस के लिए एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2015 में, ठीक है, 2017 में आया था, ठीक है, 2019 में, सॉरी 2019 में, फिर 2020 में, हाँ 17 में ही था, मैं गलत बोल रहा था, 2017, 20, 2022 समय समय पे माइक्रो फाइनेंस बिजनेस एक्टिविटी से संबंधित एमसीए समय समय पे बहुत सारे सर्कुलर लाए हैं। अच्छा, इसमें जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर आरबीआई का भी है। आरबीआई ने 2015 में एक सर्कुलर इशू किया था, ठीक है, और 2015 में जो आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया था, उस सर्कुलर के माध्यम से ये बताया गया था, ठीक है, कि एमसीए के माध्यम से, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, राइट, माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस है जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि आरबीआई को जो सेक्शन, आरबीआई का जो सेक्शन है आप पढ़ेंगे जब इसको 45 IA, 45 IB, 45 IC, ये सब जो अधिकार है आरबीआई का, इन सारे सेक्शन में ये आरबीआई को कहीं ना कहीं मोनोपोली का राइट देता है ना, मोनोपोलिस्टिक राइट देता है कि पैसे के लेन देन से संबंधित जब भी मामला आता है, कहीं ना कहीं आरबीआई इसमें हमारा एपेक्स बॉडी है, एपेक्स अथॉरिटी है। इसीलिए एक तो रूट ये था कि हम आरबीआई के माध्यम से अप्रूवल लेकर के काम कर सकते हैं माइक्रो फाइनेंस का। दूसरा रूट था कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना सकते हैं। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अप्रूवल लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जब हमको लाइसेंस इशू कर देगी तो उसके बाद हम इस तरीके से कंपनी बना करके काम कर सकते हैं। अब है कि सर आप बोले कि इसमें जो गेन होगा, सरप्लस होगा, हम उसको क्या करेंगे? अपने फर्दर उस एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। हाँ, आपको ऐसे ही करना है, यानी कि धीरे धीरे जब आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ये जो गेन और सरप्लस है ये बढ़ेगा, और जब गेन सरप्लस बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा कि जो एक्टिविटी है वो दायरा आपका काम का बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब इसके जो आगे की बात होती है कि सर इसको बनाने के लिए क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, कि अगर हम एमसीए के अकॉर्डिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाते हैं तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या आएगी, है ना। तो रिक्वायरमेंट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे गौर से सुनिएगा। जनरल कंपनी के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वैसा ही कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ भी है। यहाँ पे कम से कम आपको 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी में, और 2 कम से कम प्रमोटर भी होने चाहिए, है ना, जो शेयर होल्डर होते हैं। उसके बाद 2 डायरेक्टर होंगे, इनके पास डीन होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 115(2) है जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करता है, वो ये बोलता है कि वो व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता जिसके पास डीन नहीं है, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। तो 2 डायरेक्टर चाहिए और उस डायरेक्टर के पास डीन होना चाहिए। ये मिलता कैसे है?
तो हमको इसके लिए DIR3 फॉर्म फी के साथ MCA में फाइल करना होता है, फिर हमको डीन अलॉट हो जाता है। अगर जिनके पास पहले से डीन है तो उनको डीन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा आपके आधार पैन की कॉपी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। इसके अलावा आपका अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अपडेटेड, ठीक है, ये लेटेस्ट होना चाहिए। ध्यान रखें कि 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपके पास? ठीक है, आपको अपना एक जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे, जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे उनका सिग्नेचर देना पड़ेगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ना, वो भी बताना पड़ता है। हाँ, अब जब मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लाजमी है माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना करके क्या करेंगे, हम फाइनेंस करेंगे, यानी कि लोगों को लेंडिंग करेंगे। तो अल्टीमेटली बात यह है जिनके पास पैसा होगा, है ना, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना करके काम कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी एजुकेशनल डिटेल होता है वहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय देना होता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तमाम सारी चीजें मैंने लिख दिया है ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात है कि ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो आगे की बात आती है कि सर ये जब कंपनी बन जाती है ना, ये जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी बन जाने के बाद अब पैसे की बात आती है, फंड की बात आती है। तो इसमें पैसे कौन लगाते हैं, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाएंगे, बनाने के बाद चूंकि मेरा मेन एक्टिविटी होगा लेंडिंग का, है ना, लेंडिंग का एक्टिविटी होगा। और लेंडिंग की एक्टिविटी छोटे मोटे लोगों को लोन देने की फैसिलिटी, है ना, अपलिफ्ट करने की फैसिलिटी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, है ना, जिनके पास जनरली कोलेट्रल की कमी होती है, सिक्योरिटी की कमी होती है। तो आज भी हमारा देश का बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि ऐसे लोगों को लोन लेने में बहुत तकलीफ है, जनरली मिलता नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए आप काम कर सकते हैं और इसीलिए सेक्शन 8 के एक्टिविटी में इस तरह की चीजों को डाला गया है ना। और एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना करके आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लोगों को लेंडिंग कर सकते हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, आप लेंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात है सोर्स ऑफ फंडिंग की, कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास पैसे कहां से आएंगे, ये लेंडिंग करेगा। तो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, इनका जो लेंडिंग का सोर्स है, इनके प्रमोटर, इनके डायरेक्टर, इनके रिलेटिव्स, ठीक है, इनके रिलेटिव्स, इनके दोस्त, हो सकता है क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी है तो कोई डोनेशन देगा, है ना, तो डोनेशन भी हो सकता है। उसके बाद और अगर बताते हैं कि हो सकता है कि माइक्रो जो फाइनेंस कंपनी है अच्छा काम कर रही है लेकिन थोड़ा सा इनको फंड की कमी हो रही है, तो फंड की अगर कमी होगी तो ध्यान रखे बात, ये दूसरे जगह से क्या कर सकते हैं, लेंडिंग कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। तो फिर ये लोन लेंगे और लोन लेकर के क्या करेंगे, ये फिर से लेंडिंग करेंगे। आपको भी पता है कि जब बैंक से हम लोन लेने जाते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि बैंक के पास पैसा होता है। तो जब बैंक के पास पैसा नहीं होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। उसी तरीके से माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास अगर पैसे की कमी है तो क्या करेगी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये लोन लेगी। किससे लोन लेगी, जनरली एनबीएफसी कंपनी वगैरह से लोन लेती है और एनबीएफसी से लोन लेकर के फिर से अपना लेंडिंग का काम करती है। लेकिन जब एनबीएफसी से हम लोन की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना। जनरली आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो एनबीएफसी से अगर आपका सब चीज अच्छा है, रेटिंग अच्छा है, सिविल अच्छा है, तो 14-15% से कम पे आपको लोन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा, है ना। अगर यानी कि कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि प्रमोटर के पास, डायरेक्टर के पास, रिलेटिव के पास अगर पैसा है तो हम इन लोगों से पैसा लेकर के क्या कर सकते हैं, लेंडिंग का काम माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहां तक तो मैंने बात किया, लेकिन अब बात आता है कि सर आप बता रहे हैं कि जब हम लेंडिंग करेंगे, चाहे जब लोन लेना होगा तो 14-15% हमसे एनबीएफसी ले लेगी। हम सर हम कितना लेंगे, यानी सबसे जो मुद्दे की बात होती है, सबसे जो उत्सुकता बढ़ाने वाली बात होती है वो यही होती है कि हमें कितना मिलेगा। तो ध्यान रखे बात, माइक्रो फाइनेंस कंपनी सालाना 26% तक इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, 26%, 26% तक। अब आपको सुन के ये हैरानी हो रही होगी कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जरा सोच के देखें कि जिनके पास कोलेट्रल नहीं होती है, आज भी गांव के बाजार के जो साहूकार लोग हैं जनरली दो क्या करते हैं,
3%, 4%, 5% पे लेंडिंग करते हैं। तो अगर हम 3% मंथली के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो साल का 36% होता है, और अगर 4% के हिसाब से करें तो साल का 48% होता है। लेकिन ये जितनी सी साहूकार वाला जो ये ट्रेडिशनल एक जो ट्रेंड है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि कल के दिन में मैंने किसी को पैसा दिया 4% पे, ठीक है, और कल के दिन में अगर वो नहीं लौटाया तो देयर इज नो लीगल रेमेडी अवेलेबल फॉर मी, है ना। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, हमारे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से काम करता हूं तो क्योंकि कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है, तो लीगल एंटिटी है तो इस केस में हम कंपनी के माध्यम से एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज कंपनी के आर्टिकल जो कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है कि कंपनी कैन सू एंड बी सूड, यानी अगर कोई डिफॉल्ट करता है कंपनी के लिए तो इस केस में कंपनी को यह अधिकार है कि कंपनी एक्शन ले सकती है। तो लीगली आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना के काम करते हैं। दूसरा चीज है कि सर 26% है, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा यहां तक हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आती है ना। इसके बाद है कि सर 26% तो हो गया कि हम ले सकते हैं। अब है कि जनरली क्या होता है ना कि ऐसे केस में, यानी कि माइक्रो फाइनेंस के केस में क्या होता है, छोटे मोटे लोन, नाम ही माइक्रो है ना, तो यहाँ पे बड़ा लोन कोई कवर नहीं होता है। अब है कि सर माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना करके हम कितना लोन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन है। हमने अभी तक डिस्कशन किया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के टाइप्स कितने हैं। एक आरबीआई रूट है, एक अदर देन आरबीआई रूट है, दैट इज एमसीए रूट, बाय विच वी कैन प्रोसीड फॉर द सेक्शन 8 कंपनी, ओके, थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तमाम सारी चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। फिर जब हम बनाने जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट अपने पास होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। उसके बाद हमने बताया कि इस कंपनी में पैसे कहां से आएंगे, तो पैसे का सोर्स भी मैंने बताया कि डायरेक्टर प्रमोटर के रिलेटिव, है ना, ये सारे लोग यहाँ पे फंडिंग कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में हम डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम सारा रूट है जिसके माध्यम से हमको फंडिंग मिलेगी और हम क्या कर सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। उसके बाद लोन देने की बात है, तो देने के लिए मैंने बताया कि जब हम देंगे तो 26% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे चार्ज किया जा सकता है ना। अच्छा, इसके बाद आगे की जो बात है वो ये है कि सर कितना, हमारा एक कहना है कि हम जब फाइनेंस करेंगे तो उसमें लिमिट क्या होगा, यानी कि हम कितना अमाउंट तक फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें जो लिमिट है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, यहां पे देखिएगा, फाइनेंसिंग की जो बात है, यहां पे अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग के लिए अगेन देयर आर 2 रूट्स। एक तरफ है 50,000 तक और दूसरी तरफ है 1,25,000 तक। ये जो 50,000 है दैट इज अनसिक्योर्ड लोन, और ए है मतलब जैसे छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है ना, जैसे मान लीजिए कि छोटा मोटा किराना का दुकानदार है, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं जिनको सिक्योरिटी की दिक्कत होती है ना, जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, वैसे लोगों को आप 50,000 तक का लेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, उनको घर बनाना है, कुछ पैसे की जरूरत है उनको, लेकिन बैंक से लोन लेने में थोड़ी सी उनकी तकलीफ हो रही है। आपको भी पता है कि बैंक वगैरह में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का, चूंकि जो आरबीआई के नॉर्म्स है उनको भी पालन करना होता है, तो कंप्लायंस जो भी है उन्हें फॉलो करना होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समय लगता है ना, और फिर उसके माध्यम से बैंक में थोड़ा सा देरी होता है। इसके लिए अगर 1,25,000 तक के लोन की जरूरत है तो इस रूट से जो लोग हैं अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो जाकर के लोन ले सकते हैं, है ना। तो ये 2 रूट है जिसके माध्यम से लोन लिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको आज माइक्रो फाइनेंस कंपनी से संबंधित बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनवाना चाहते हैं, या अगर माइक्रो फाइनेंस आपने कंपनी बनाया है और अभी तक आपने अगर थोड़ा सा कंप्लायंस प्रॉपर ढंग से नहीं किया है, या इससे संबंधित किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इस लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, दैट इज 9471999089 and second number, other number is 6201045726। मेरा नाम CS कुंदन है और मैं बाय प्रोफेशन एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं। मैं पटना में प्रैक्टिस करता हूं। तो अगर इससे संबंधित कोई भी अगर आपको क्वेरी हो या माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर आपको बनवाना हो, तो आप इस दिए हुए नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग आपसे बात कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में थोड़ा सा चलते चलते मैं और थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूं
कि सेक्शन 8 कंपनी का उद्देश्य जनरली प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, क्योंकि सरकार आज भी ये जानती है कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इन्वायरमेंट, रिसर्च और ये माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट लेंडिंग, इस सब एरिया में, हेल्थ, इस सब एरिया में हमारा भारत आज भी बहुत पीछे है। तो इन्हीं सब ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में रखा गया है। जब 1956 एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, तो ये सेक्शन 25 हुआ करता था, लेकिन अब ये जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 8, और अकॉर्डिंगली हम इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। 2017 में जो एमसीए का नोटिफिकेशन आया था, इसमें बताया गया था कि जो आरबीआई के सर्कुलर है 2015 का, जो लोग भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाएंगे उन्हें इस सर्कुलर का ध्यान रख करके ही कंपनी बनाना पड़ेगा। उसके बाद सर्कुलर आया, इसमें सारे रीजनल डायरेक्टर और आरओसी को एमसीए की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि आप क्या करें, आप जो कंप्लायंस है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, आप थोड़ा सा इसको चेक करें, है ना, कि ये चीजें प्रॉपर ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद 2022 में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था, ये 30/5/2022 को एमसीए का नोटिफिकेशन आया था, 30/5/2022 को, है ना। और ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 31/8 को आया था। आप 31/8/2020 का नोटिफिकेशन एमसीए का देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन था 2022 वाला, ये 30/5, ये जो नोटिफिकेशन था ये 30/5/2022 का था, और ये 31/8/2020 का नोटिफिकेशन था। 2022 वाले नोटिफिकेशन में क्या हुआ देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जनरल रूट से सेक्शन 8 कंपनी बनाना थोड़ा सा टफ हो रहा था माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के लिए, राइट। माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के लिए जनरली कंपनी बनाना थोड़ा सा टफ हो रहा था, हालांकि इसके रूट्स हैं, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा जानकारी के अभाव में लोग क्या करते थे कि पहले सेक्शन 8 कंपनी बना लेते थे, और सेक्शन 8 कंपनी बनने के बाद, यानी कि पहले वो ऑब्जेक्ट कुछ और रखते थे, पहले बनाते समय वो माइक्रो फाइनेंस वाला एक्टिविटी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं डालते थे। और क्या किया इन्होंने, बाद में क्या किया, एमजीटी 14 फाइल करके ऑब्जेक्ट को बदल दिया इन्होंने, और ऑब्जेक्ट को बदल करके माइक्रो फाइनेंस का एक्टिविटी इन्होंने करने लगा, है ना। एमसीए के गहन में जब ये बात आई तो देखा गया कि बड़े स्तर पे इस तरह की काम की जा रही है कि लोग आरओसी की नजर में, एमसीए के नजर में बचने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले तो सेक्शन 8 कंपनी बना ले रहे हैं जनरल पर्पस के लिए, जैसा नॉर्मली होता है, और बाद में उसका ऑब्जेक्ट चेंज कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, एमजीटी 14 फाइल करके। तो ये इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारे आरओसी और रीजनल डायरेक्टर को इस संदर्भ में भी गहन जांच पड़ताल के लिए आदेश दिए गए, और कहा गया कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी है, आपके जैसे भी कमेंट है, आपका कमेंट मुझे आगे के वीडियो में इंप्रूवमेंट करने के लिए सहारा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।